Hello class 10th, welcome to my channel. After a long break, I'm coming with the solution of chapter 8, How do organisms reproduce? This is the class 10 science chapter and we have already learned about this chapter and हम लोगों ने इस चैप्टर में हर एक चीज़ पढ़ ली है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जिसके दो मोड थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने देखे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली ह्यूमन बीइंग में हमने देखा क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सारे प्रोसेसेस, फर्टिलाइजेशन एंड मेनी मोर थिंग जो भी है इसमें इंक्लूडेड, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है. ठीक है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम लोगों ने प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में एंड व्हाट इज़ पॉलिनेशन, व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड हाउ इट फर्टिलाइज, सब कुछ हम लोगों ने देखा. फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें हमने, सीड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी ना. और लास्ट में हमने ये भी देखा कि कुछ डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, और किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं उन डिजीज़ से जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ करते हैं. और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा. आज हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. सो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 128 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का क्या रोल है, ये हम लोगों को जानना है ना. तो डीएनए, जिसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, इसके फुल फॉर्म को आपको याद रखना है. ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल है ना. जो भी सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का पार्ट है क्या, डीएनए. क्रोमोसोम मेनली डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है. ठीक है. तो deoxyribose nucleic acid is a genetic material that is represent in the cell of all organism. सारे ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल शो कर रहा है. मीन्स जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है ना. डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर एंड दिस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप्स. ये क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. और हम अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग ही हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. हम लोग ह्यूमन बीइंग को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. डीएनए कॉपिंग इज मस्ट फॉर इनहेरिटिंग द ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स. ये डीएनए कॉपिंग जो है ये क्या, यही क्या करता है, हमारे कैरेक्टर्स को हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है. नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, सारे ऑर्गेनिज्म ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सेक्सुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं या असेक्सुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. एनी वेरिएशन इन डीएनए कॉपिंग विल गिव राइज टू ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीसीज. अगर इस डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाए डीएनए कॉपिंग होने के वक्त, ठीक है, कुछ चेंजेस आ जाए तो वेरिएशंस आएंगे और हो सकता है कि न्यू स्पीसीज भी बन जाए. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए क्या, रिप्रोडक्शन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल. क्यों जो है वेरिएशन स्पीसीज के लिए ज़रूरी है बट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं. यहाँ पर वेरिएशंस भी लिख सकता है, कभी क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का भी आ सकता है. ये स्पीसीज़ के लिए तो ज़रूरी है पर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इंडिविजुअली अगर लाइफ टाइम रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं या लाइफ टाइम वेरिएशन सब में नहीं आ रहे हैं तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे. हम ज़िंदा रहेंगे बट एक स्पीसीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम में वेरिएशंस है इसलिए हम लोग अलग रहेंगे. हम लोग में वेरिएशंस है, इस कारण ही हम लोग क्या हो पा रहे हैं, इस अर्थ पे इस्टेब्लिश्ड है अपनी स्पीसीज़ को लेके. हम लोग अलग हैं इसलिए अगर कोई परिवर्तन आता है इन्वायरमेंट में तो हम लोग सभी नहीं मरते है ना. कुछ अगर मरते हैं तो कुछ ज़िंदा रहते हैं. तो ये वेरिएशन से क्या है, हमारे हमें इस किसी भी स्पीसीज़ को क्या कर रहा है, इस धरती पर बनाए हुए. अदरवाइज वेरिएशंस नहीं रहेंगे या रिप्रोडक्शन नहीं होगा. रिप्रोडक्शन में अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो हम अपने स्पीसीज़ को एक दिन खो देंगे.
तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, द रीज़न वाई द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीसीज दैन इंडिविजुअल इज बिकॉज समटाइम्स द क्लाइमेटिक चेंज हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट। कभी कभी क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आते हैं जिसके इफेक्ट क्या होते हैं, ड्रास्टिक होते हैं ऑन द स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज पे, विच मेक देयर सर्वाइवल डिफिकल्ट, जिसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अर्थ पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर वाटर बॉडीज का बढ़ जाता है, ठीक है, देन देयर माइट बी सर्टेन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच माइट डाई, हो सकता है कुछ स्पीसीज मर जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बट अगर वेरिएशंस हैं, दिस में रिजल्ट द डिस्टर्बेंस इन द इन्वायरमेंट। तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब ले आएगा। सो वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट फॉर द इंडिविजुअल्स। मीन्स हो सकता है कि कुछ स्पीसीज मर जाए, पर कुछ तो जो उसमें सरवाइव कर जाएंगे, है ना, वो तो जिंदा रहेंगे, है ना। तो स्पीसीज पर असर पड़ता है, ना कि इंडिविजुअल पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन। कैसे बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से अलग है। तो हमने बात किया था कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल है, जैसे अमीबा का एग्जांपल लेते हैं, ये बीच से दो भाग में बढ़ जाता है ना, इस तरह से ग्रुप बनते हैं और न्यूक्लियस भी दोनों के डिवाइड हो जाते हैं और लास्टली ये तो अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो बाइनरी फिजन मीन्स बाई मीन्स टू, तो जिसमें टू पार्ट्स में बन जा रहे हैं वो बाइनरी फिजन है। क्लियर। और जो एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे वो मल्टीपल फिजन, जैसे प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम के न्यूक्लियस ही बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं, एक सेल नहीं डिवाइड होकर न्यूक्लियस ही कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बाद में ये सेल क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है और ये सब जितने सेल्स हैं बाहर आ जाते हैं और हर इंडिविजुअल एक न्यू स्पीसीज फॉर्म करता है। प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एक साथ अगर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं तो उसको मल्टीपल फिजन कहेंगे, और एक साथ अगर दो बन रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी फिजन बोलेंगे। क्लियर है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन अ सिंगल cell divides into two equal half, it is known as binary fission. Bacteria and amoeba are the example of binary fission. And when a single cell divides into multiple daughter cells at the same time, it is known as multiple fission. जैसे कि algae and sporozoans are इसके examples हैं। प्लाज्मोडियम को भी आप लोग ले सकते हैं जो कि एक प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। कैसे अगर स्पोर्स के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसमें सीड फॉर्मेशन करने की क्षमता नहीं होती है, उसके पास क्या होता है, सीड ना होकर स्पोर्स होता है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। कैसे इसको फायदा मिलता है अगर स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फॉलोइंग आर द वेज थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिटेड इफ इट इज रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो बेनिफिट दे रहे हैं। नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस इन वन स्पोरेंजियम वुड बी लार्ज। स्पोरेंजियम इसका एग्जाम्पल है। तो जो स्पोर्स है वो काफ़ी नंबर्स में होते हैं, और काफ़ी नंबर्स में होंगे तो वो एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा क्या, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस, स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार अवे प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ एयर। जैसे कि इसके जो प्लांट्स होते हैं ना या एनिमल्स, ये स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं, तो स्पोर्स हो सकता है कि यहाँ पर ही क्या हो, जमीन पर गिर जाए, न्यू प्लांट निकल जाए, पर हवा के थ्रू ये दूर तक उड़ भी सकते हैं। तो ये एक जगह से कई दूसरी जगह भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पर ये स्पोर्स है वहीं पर रिप्रोड्यूस करेगा, इसके स्पोर्स उड़ करके दूर भी जा सकते हैं और दूर में भी न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल। डिहाइड्रेशन को मतलब उस प्लांट्स में डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसलिए स्पोर्स क्या होते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होगा, निकल जाएगा, एवोपोरेट होगा, तो वो ना हो, इसलिए जो स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, और थिक वॉल्ड होने के कारण
वो डिहाइड्रेशन से अपने आप को क्या कर लेता है, बचा लेते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजेनरेशन? क्या आप सोच सकते हैं, कोई रीज़न दे सकते हैं कि क्यों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजेनरेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल फॉर्म नहीं कर सकती? रीजेनरेशन का प्रोसेस क्या था? रीजेनरेशन एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, जिसमें कि जो पार्ट कट रहा था वो पुराना ही ओल्ड पार्ट ही रह रहा था और बाकी के पार्ट जो थे वो न्यू ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म हो जा रहा था। मीन्स अगर जैसे प्लानेरिया इसका एग्जांपल था कि अगर ये 3 भागों में बटा है तो ये पार्ट हेड वाला वही रहेगा, सिर्फ नीचे वाले पार्ट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। यहाँ से अगर ग्रो हो रहा है तो बीच वाला पार्ट वही रहेगा, ऊपर के पार्ट ग्रो करेंगे। और यहाँ वाला है अगर, तो नीचे के पार्ट्स वही होंगे, ऊपर के पार्ट्स ग्रो करेंगे। ये था, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के जो सेल का फॉर्मेशन होता है स्टार्टिंग में ही, तो उसी वक्त जब डिफरेंशिएशन होता है सेल का, मीन्स जब जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा हो, सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में ही ये डिसाइडेड हो जाता है कि कौन सा सेल कौन से ऑर्गन को फॉर्म करेगा, कौन से अंग को बनाएगा। ठीक है, तो हर सेल में वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर हाथ वाला सेल कट गया तो वो वहाँ हाथ वाले नया हाथ निकल जाए हमारा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म एट हायर complex level cannot give rise to new individual through regeneration because they have organization in their organ system in different level। हर अलग अलग लेवल का उनके में क्या है, इंफॉर्मेशन है। all these organ symptoms are interconnected and work in full coordination। और सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम इंटरकनेक्टेड है और एक कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं आपस में काम करने के लिए। They can regenerate a few of their lost body part like skin, blood, muscles, etc। तो हम लोग कुछ पार्ट को ही क्या कर सकते हैं, फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा स्किन अगर कट जाता है तो वहाँ न्यू फॉर्म हो जाता है, ब्लड अगर कम हो गया है तो न्यू फॉर्म हो जाएगा, मसल्स में अगर कट छट गए हैं तो मसल्स भी फॉर्मेशन हो सकते हैं। लेकिन कोई ऑर्गन या हाथ या पैर इस तरह से नहीं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेन रीज़न है सेल डिफरेंशिएशन के वक्त ही सेल के अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन हो जाता है और वो अलग अलग सेल अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बनाते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे ब्लड सेल्स जो है, तो ब्लड इज़ अ टिश्यू, ब्लड भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो ब्लड उसका काम है क्या, ट्रांसपोर्ट करना। अब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वेस्ट हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, कुछ भी हो, वो उसका काम है सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना। वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है तो वो बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं देगा। जो काम बोन कर रहा है, बोन भी एक टिश्यू है, तो बोन का काम क्या है कि वो फ्रेमवर्क दे रहा है बॉडी को, वो एक ढांचा दे रहा है, तो वो काम बोन का है। वो तो ब्लड बोन का काम नहीं करेगा, बोन ब्लड का काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स? क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कुछ प्लांट्स उगाने के लिए क्या किया जा रहा है, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? तो कुछ एडवांटेज है ना, कुछ एडवांटेज है जिसके कारण वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हो रहा है, आज के डेट में ये काफ़ी पॉपुलर है। तो क्या क्या एडवांटेज है? क्रॉप्स लाइक ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल डू नॉट हैव विजिबल सीड्स, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी यूज्ड। जिन भी प्लांट्स के विजिबल सीड्स नहीं होते उस वो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आराम से निकाल सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन था कि अगर हम लोग किसी प्लांट के रूट से या स्टेम से या लीव से न्यू प्लांट को उगा सके तो वो प्रोसेस कहलाता था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर सीड का कोई रोल नहीं था, है ना। तो जिस भी प्लांट का सीड नहीं है या नहीं दिखता है तो हम लोग आराम से उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगा सकते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है, इट इज़ रैपिड, चीप एंड ईजियर मेथड टू ग्रो क्रॉप्स। ये बहुत जल्दी होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स रोपे जाते हैं वो काफ़ी जल्दी होते हैं, चीप भी होते हैं, जल्दी हो रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं तो सस्ते भी होंगे और मेथड्स भी इसका ईजी है। थर्ड पॉइंट है, इट कैन बी यूज इन प्लेसेस वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स।
वो उस प्रोसेस में भी यूज़ किया जा सकता है जहाँ सीड जर्मिनेशन, जो प्लांट सीड जर्मिनेट करने की क्षमता खो चुका है वहाँ भी ये क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है वो प्लांट। अ गुड क्वालिटी ऑफ वैरायटी कैन बी प्रिजर्व, अगर गुड क्वालिटी कोई प्लांट निकल रहा है तो उसको हम लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और इसी से ही हाइब्रिडाइजेशन मेथड भी आया है जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है। जो भी मनचाहा कैरेक्टर वाला प्लांट हम लोग क्या करते हैं, आराम से उगा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। ठीक है, इसके एग्जांपल्स सम ग्राफ्टिंग है, एंड आप लोग गुलाब का जो कट करके लगाते हैं प्लांट्स है ना, डाल वगैरह लगाते हैं, ये सब आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बार और हम लोग बात कर चुके हैं इसको। तो डीएनए कॉपिंग क्यों इसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दोनों ही रोल में कौन ट्रांसफर कर रहा है जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए ही कर रहा है। तो डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पहला पॉइंट तो यही है। और कॉपी ऑफ डीएनए इज प्रोड्यूस थ्रू सम केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए। डीएनए 2 कॉपी में बढ़ जाता है और अलग अलग फंक्शन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। Along with the additional cellular structure, DNA copying also takes place, which is then followed by cell division into 2 cells. तो 2 भाग में बढ़ता है और 2 अलग अलग सेल्स बनते हैं, है ना। 2 अलग अलग सेल्स बनेंगे और उसके बाद अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो भी डीएनए का जरूरत है, अलग अलग सेल्स बन गए। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये एग सेल और स्पर्म सेल बन गए हैं। अगर एनिमल्स की बात हो रही है और फिर दोनों फर्टिलाइज होंगे और फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे जो वेरिएशन लाएंगे। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग सेल्स इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएशंस लाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व होगा तो वो वेरिएशन लेकर नहीं आएगा। दोनों ही केस में डीएनए क्या कर रहा है, जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर कर रहा है। ये बात को बस अपने दिमाग में रखना है और लिख देना है हम लोग को। अब हम लोग पेज नंबर 140 के क्वेश्चंस में आते हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन का प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में क्या अंतर है। तो बच्चों याद करो, पॉलिनेशन जो है वो प्लांट में होते हैं, है ना। और क्योंकि यहाँ डिफरेंस पूछा है तो जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से लिखें। आप अगर बीच में लाइनिंग खींच कर भी लिखेंगे इधर फर्टिलाइजेशन इधर पॉलिनेशन तो वो ज़्यादा बेहतर लिखने का तरीका होगा। ठीक है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कभी भी डिफरेंस आए तो आपको ऐसे लिखना है, बीच में लाइन खींचनी है और दोनों साइड उनके डिफरेंसेस लिखने हैं। तो पॉलिनेशन क्या था, प्लांट में हो रहा है भाई। प्लांट में क्या कर रहा है, ये एंथर टू स्टिग्मा क्या कर रहा है, पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर करने का प्रोसेस है। तो पहली बात तो हमने ये लिख दी। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन ओवम एंड स्पर्म का मेटिंग प्रोसेस, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये मेटिंग प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये पहला पॉइंट हो गया दोनों के डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट क्या हो गए कि फर्टिलाइजेशन जो वो प्लांट में भी होगा एनिमल में भी होगा, बट पॉलिनेशन किस में होता है, वो सिर्फ प्लांट्स में होता है। ठीक है, इस तरह से करके आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। खैर सॉल्यूशन में क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा and the process takes place with the help of pollinator like air, water and some insect। बिल्कुल, ये पॉलिनेटर्स के हेल्प के वजह से होता है। एयर, वाटर एंड सम इंसेक्ट्स क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं पॉलिन ग्रेन को एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर करने के लिए। बट फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो ये ओव्यूल्स में या अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में हो रहा है तो ये आपकी फैलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में कुछ पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र करने के लिए, एयर, वाटर या सब इंसेक्ट्स। ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन में किसी की ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन में बस एक मीडियम होता है, चाहे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा हो या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, और उसमें स्पर्म एंड ओवा क्या होते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं। और अगर प्लांट्स में है तो पॉलिन ग्रेन एंड ओवा क्या करते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स
एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये कहाँ था बच्चों? ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट। तो याद कीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब वासा डिफरेंशिया से निकल कर, मतलब टेस्टिस से निकल कर कहाँ गए? वासा डिफरेंशिया में गए। वहां से निकल कर जब स्पर्म बाहर पेनिस की ओर बढ़ रहा है, रास्ते में उसे मिल रहा था कौन? सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड मिल रहा था, है ना। तो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? अपना सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिक्स कर देता है। तो वो मीडियम को बना देता है लिक्विड, और साथ ही साथ क्या देता है? न्यूरिशमेंट देता है। यही इनका रोल है। तो lubrication of sperm and providing a fluid medium for the easy transportation of sperm takes place with the help of secretion from the seminal vesicles and the prostate gland. This secretion also provide nutrition in the form of fructose, calcium and some enzymes. Okay. Question number 3 है, what are the changes seen in girls at the time of puberty? Puberty वो period है जब मेल हो या फीमेल हो, है ना, एडोलेसेंस में इंटर करते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस में इंटर करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? प्यूबर्टी। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं ये पूछा जा रहा है। तो फीमेल का तो इंडिकेशन है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, वो पॉइंट है क्या? प्यूबर्टी। जब स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको पूछा जा रहा है। तो पॉइंट वाइज करके आप लिख देंगे। इन जेनेटिक एरिया, जेनिटल एरिया में क्या होगा? हेयर ग्रोथ अपीयर्स हो जाएगा। हेयर ग्रोथ इन अदर एरिया लाइक अंडर आर्म, फेस, हैंड, लेग। द साइज ऑफ यूट्रस एंड ओवरी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और साइज ऑफ ब्रेस्ट भी इंक्रीज होता है। फॉलो बाय डार्कनिंग ऑफ द निपल्स, के पास डार्क कलर हो जाता है, दैट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेन and appearance of pimples as oil secretion is more from the skin। तो पिंपल्स भी आते हैं क्योंकि ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? इस वक्त ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस पीरियड में, एडोलेसेंस के पीरियड में, अगर बच्चे साफ सफाई में ध्यान देते हैं तो पिंपल्स के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि पिंपल्स क्या होता है? ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण पिंपल्स होते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने दिया जाए, बच्चे रोज नहाएं एंड साफ सफाई पे ध्यान दें, तो जरूरी नहीं है कि पिंपल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एम्ब्रायो गेट न्यूरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडीज? अब मदर के बॉडी के अंदर एम्ब्रायो कैसे नरिश होता है? तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मदर के वॉम में एक पाउच के अंदर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाजेंटा, क्या होती है? लिक्विड फील्ड होती है, और एम्निकल कॉर्ड से ये बच्चे के नाभि से मदर से, तो एम्निकल कॉर्ड के थ्रू वो क्या करता है? मदर से जुड़ा रहता है, और मदर जो खाती पीती है सब बच्चे को मिलता है, और बच्चे का वेस्ट उसी के थ्रू क्या होता है? मदर के द्वारा निकल जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द ब्लड फ्लो इज गुड so as to nourish the growing embryo. Placenta is a special tissue which is embedded in the uterine wall and helps the embryo get nourishment from the mother tissue. Placenta has villi on the embryo sac side and blood spaces on the mother side. This spacing provides a large area between the mother and the embryo and also for the waste removal. Clear? आप चाहें तो फिगर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। If a woman is using a copper tea, will it help in protecting from her from sexually transmitted disease? अभी आप लोग याद करो कि ये फीमेल यूट्रस में लगता है ना, ये जो कॉपर टी है वो कहाँ लग रहा है भाई? फीमेल यूट्रस में लग रहा है। तो ये यूट्रस है तो टी शेप का होता है, और ऐसे करके क्या करता है? फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करता है, ताकि अगर स्पर्म यहाँ से एंटर हो तो फेलोपियन ट्यूब में ना जाए, जहाँ पर एग क्या होते हैं? मैच्योर एग होता है। अगर स्पर्म वहाँ गया तो वो फर्टिलाइज करेगा, है ना। तो ये कॉपर टी क्या कर रहा है? सिर्फ फेलोपियन ट्यूब को कवर कर रहा है, ना कि पूरे यूट्रस को कवर कर रहा है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ये नहीं रोक सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज यूजेज ऑफ कॉपर टी कैन नॉट स्टॉप द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी में तो फ्लूइड पहुंच गया ना, स्पर्म तो पहुंच गया, हेंस इट कैनॉट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम गेटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके।